दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक नई कहानी के साथ। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेहरू काम वाली बाई थी, बहुत ही ईमानदार। कपड़े इतने सलीके से पहनती थी कि अगर पोछा या झाड़ू लगाने के लिए झुके तो मजाल है शरीर का कोई नाजुक हिस्सा दिख जाए। वह कई घरों में काम करती थी। उम्र होगी तकरीबन 42 साल। रमेश अकेले रहते थे। उन्होंने शादी नहीं की थी और ना करने की कोई इच्छा थी। पिछले 4 सालों में मेहरू रमेश के बारे में और वे मेहरू के बारे में बहुत कुछ जान चुके थे। अनपढ़ मेहरू ने जाति के बाहर शादी की थी। उसका पति शादी के पहले तो ठीक था, पर शादी के बाद शराब पीने की लत लग गई थी। उसने काम करना छोड़ दिया था, दिन रात शराब में डूबा रहता था। इस बीच में मेहरू के एक छोटी बेटी हो गई। घर चलाने के लिए मेहरू को काम करना पड़ा। उसने लोगों के घरों में झाड़ू पोछा लगाने का, बर्तन धोने का काम शुरू कर दिया। उसे जो मजदूरी मिलती थी वह उसका पति छीन कर शराब पी जाता था। शराब के नशे में बहकते कदमों के चलते एक दिन मेहरू का पति सड़क हादसे में मारा गया। अब मेहरू को अपनी बेटी के लिए जीना था। मेहरू जब रमेश के घर काम मांगने आई तो वे उसकी सादगी से प्रभावित हुए थे। उन्होंने उससे साफ शब्दों में कहा था कि वे घर पर अकेले रहते हैं, घर पर कोई औरत नहीं है, खाना बाहर खाते हैं तो बर्तन तो धोने के लिए निकलते नहीं। अब बचाओ झाड़ू पोछा चाहो तो कर सकती हो। पहले मेहरू को कुछ डर हुआ, फिर पड़ोस की एक औरत ने उसे रमेश के अच्छे चरित्र के बारे में बताया। उसे काम की जरूरत भी थी, लिहाजा वह काम करने को तैयार हो गई। शुरू में जब मेहरू काम करने आती और रमेश उसके सामने पड़ते तो उसके चेहरे पर डर सा तैर जाता था। अकेले होने की वजह से कुछ संकोच रमेश को भी होता और कभी कभार यह ख्याल भी आता कि पता नहीं रुपए पैसे ऐंठने के चक्कर में मेहरू उस पर कौन सा आरोप लगा दे। मेहरू जिस कमरे में होती, रमेश दूसरे कमरे में चले जाते। आज होटल के भोजन में ना जाने क्या था कि रमेश का सिर चकराने लगा, बुखार आ गया, उल्टियां भी होने लगी। वह रात भर बिस्तर पर पड़े रहे। घर के मेडिकल किट में बुखार और पेट दर्द की जो दवाएं थी वे खा चुके थे, लेकिन उनकी हालत में कोई फर्क नहीं आया। सुबह जब मेहरू ने दरवाजे की डोर बेल बजाई तब रमेश ने बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खोला। मेहरू ने जब उनकी हालत देखी तो वह घबरा गई। पूरा घर गंदा पड़ा था। मेहरू ने सबसे पहले गंदगी साफ की। रमेश के सर पे हाथ रखा और देखा कि तेज बुखार था। उसने अपने सस्ते से मोबाइल से फ़ोन लगाकर अपनी बेटी को बुलाया। जब तक मेहरू की बेटी वहां नहीं पहुंची तब तक वह साफ सफाई करती रही और रमेश को सुनाकर बड़बड़ाती रही। अकेले कब तक जिएंगे, कोई तो साथ चाहिए। शादी करके घर बसा लेते तो एक देखभाल करने वाली होती, मैं नहीं आती तो पड़े रहते, पता भी नहीं चलता किसी को। इसके बाद मेहरू ने रमेश को सहारा देकर उठाया, उसके हाथ मुंह धुलवाए, कपड़े बदलवाए और डॉक्टर के पास ले जाने के लिए तैयार कर लिया। तभी एक ऑटो रिक्शा आकर रुका। मेहरू की बेटी उसमें से उतरी, बिल्कुल फूल सी, गोरी दूध सी, उम्र 15-16 साल। मेहरू ने उससे कहा, तू यहीं रहना, मैं आती हूँ, साहब को डॉक्टर से दिखाकर। क्या हो गया? रमेश की हालत देखकर बेटी ने अपनी माँ से पूछा। कुछ नहीं, अभी आती हूँ, तू घर देखना, मेहरू ने कुछ तेज आवाज़ में कहा। फिर बेटी ने कुछ न पूछा। मेहरू ने रमेश को सहारा देकर ऑटो रिक्शा में बिठाया और डॉक्टर के पास ले गई, इलाज करवाया, घर वापस लाई। जब तक वे ठीक नहीं हुए तब तक वह उनकी देख रेख करती रही। वह अपने घर से दलिया बनाकर लाती, समय से दवा देती। अब मेहरू रमेश के लिए महज औरत शरीर न रही और न रमेश उसके लिए मर्द शरीर। यह फर्क मिट चुका था, संकोच खत्म हो चुका था। अब वे दोनों एक दूसरे के लिए इंसान थे। मर्द औरत होने से पहले भरोसा था एक दूसरे पर। मेहरू ने प्रस्ताव रखा कि वह झाड़ू पोछा करने के साथ साथ खाना भी बना दिया करेगी ताकि रमेश को अच्छा भोजन मिल सके। रमेश ने पूछा, भोजन बनेगा तो बर्तन भी साफ करने होंगे, उनका अलग से कितना देना होगा?
हो सकता है उसे इस बात का बुरा लगा हो। कुछ पल तक वह कुछ नहीं बोली। शायद यह सोच रही होगी कि इतने अपनेपन के बाद भी पैसों की बात कर रहे हैं। रमेश ने सुधार कर अपनी बात कही, पैसों की ज़रूरत तो सबको होती है। दुनिया का हर काम पैसों से होता है और तुम्हारी अपनी ज़रूरतें, तुम्हारी बेटी की पढ़ाई लिखाई, इन सब के लिए भी पैसों की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। मैं मुफ्त में कोई काम कराऊं, यह तो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगेगा। जो आपको देना हो दे देना, फिर भी कितना, मुझे साफ साफ पता रहे ताकि मैं अपना बजट उस हिसाब से बना सकूं। रमेश की बजट वाली बात सुनकर मेहरू ने कहा, साहब ऐसा करते हैं, एक की जगह 3 लोगों को खाना बना लेंगे। समय और पैसा की भी बचत होगी। मैं अपने और अपनी बेटी के लिए खाना यहीं से ले जाऊंगी। रमेश ने कहा, जैसा तुम ठीक समझो। उसके बाद जिस दिन मेहरू ना आ पाती, उस दिन उसकी बेटी आ जाती। वह खाना बनाकर रमेश को खिलाती और साफ सफाई करके अपने और अपनी माँ के लिए भोजन ले जाती। रमेश को माँ बेटी से लगाव सा हो गया था। एक दिन मेहरू की बेटी आई। उसका चेहरा कुछ पीला सा दिख रहा था। रमेश ने पूछा, आज क्या हो गया माँ को? बाहर गई है, नानी बीमार है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद रमेश ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? दीपाली। दीपाली धीरे धीरे झाड़ू पोछा करने लगी। बातचीत में उसके कराहने की आवाज़ से रमेश चौंक गए। क्या बात है, क्या हुआ? कुछ नहीं साहब, दीपाली कर्राते हुए बोली। थोड़ी देर में आहट के साथ दीवाली के गिरने की आवाज़ आई। रमेश भागकर रसोई घर में गए। दीपाली ज़मीन पर पड़ी थी। वे घबरा गए। उन्होंने उसके माथे पर हाथ रखा। माथा गर्म था। वे समझ गए कि इसे तेज़ बुखार है। रमेश ने उसे अपने हाथों से उठाकर अपने ही बिस्तर पर लिटाकर अपनी चादर ओढ़ा दी। तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आकर दीपाली को एक इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाएं दी। रमेश के पास डबल बेड का एक ही बेडरूम था। दीपाली तेज़ बुखार में पड़ी हुई थी। वे दिन भर उसके पास बैठे रहे। उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखते रहे। उसके लिए दलिया बनाया। उसके चेहरे को देखते रहे। रमेश के मन में मोह माया के फल खिलने लगे थे। सालों से बंद दिल के दरवाजे खुलने लगे। रेगिस्तान में बारिश होने लगी। जब उसके प्रति उनका लगाव ज़्यादा होने लगा तो वे वहाँ से हट गए। लेकिन उसकी चिंता उन्हें फिर खींचकर उसके पास ले आती। रमेश ने अपने आप को संभाला और डबल बेड के दूसरी ओर चादर ओढ़कर खुद भी सो गए। दीपाली तेज़ बुखार में तपती माँ माँ बड़बड़ाने लगी। उसकी आवाज़ से रमेश की नींद खुल गई। वे उसके पास पहुँचे और उसके माथे पर हाथ रखकर उसे बच्चे की तरह सहलाने लगे। तभी दीपाली का चेहरा रमेश के सीने में जा धंसा। उसका एक पैर उनके पैर पर था। वह ऐसे निश्चिंत थी मानो माँ से लिपटकर सो रही है। रमेश की हालत कुछ खराब थी। आखिर उनकी इतनी उम्र भी नहीं हुई थी कि 16 साल की लड़की उनकी देह में दौड़ते खून का दौरा न बढ़ाए। रमेश के शरीर में हवस की चिंटियाँ रेंगने लगी। अच्छी तो वह उन्हें पहले भी लगती थी, लेकिन प्यार की नज़र से कभी नहीं देखा था। लेकिन आज जब इस तन्हाई में एक कमरे में एक बिस्तर पर एक 16 साल की सुंदरी रमेश से लिपट कर सो रही थी, तो मन में बुरे विचार आना लाजमी था। रमेश उसे लिपटाए नींद की गोद में समा गए। सुबह जब उनकी नींद खुली तो दीपाली बिस्तर पर नहीं थी। रमेश ने आवाज़ दी तो हाथ में झाड़ू लिए सामने आ गई। क्या कर रही हो? झाड़ू लगा रही हूँ। तुम्हें आराम की ज़रूरत है। मैं अब ठीक हूँ। रमेश ने उसे पास बुलाकर उसके माथे पर हाथ रखा। बुखार उतर चुका था। अभी 2 दिन की दवा लेनी और बाकी है। अगर दवा पूरी नहीं ली तो बुखार फिर से आ सकता है। जी, कहकर दीपाली काम में लग गई। कभी ऐसा होता है कि मरीज़ पहली खुराक में ही ठीक हो जाता है, फिर इसमें स्नेह भी काम करता है। साहब,
खाना लगा दिया है। जब दीपाली ने यह कहा तो रमेश खाने की टेबल पर पहुंच गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी माँ तो है नहीं, तुम भी यहीं खाना खा लो, मैं बाद में खा लूँगी। दीपाली ने शर्माते हुए कहा, क्यों? कल तो तुम मुझसे लिपटी थी, अब साथ में खाना खाने में शर्म आ रही है? यह सुनकर दीपाली शर्मा गई, पर कुछ नहीं बोली। फिर ज़्यादा जोर देने पर वह साथ खाने बैठ गई। दवा पूरी खाना। रमेश ने खाना खाते हुए कहा, जी, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 12वीं क्लास में। पढ़ाई कैसे चल रही है? जी, ठीक चल रही है। क्या बनने का इरादा है? साहब, आगे तो अभी कॉलेज की पढ़ाई है, आगे क्या पता माँ पढ़ा पाएगी या नहीं। हो सकता है माँ मेरी शादी करा दे। हाँ, यह भी हो सकता है। दीपाली ने रमेश से कहा, साहब, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? बुरा तो नहीं मानेंगे आप? पूछो, क्या पूछना चाहती हो? आपने शादी क्यों नहीं की? सब वक्त की बात है, किसी को मैं पसंद नहीं आया, कोई मुझे पसंद नहीं आई, फिर शादी के लिए मैं किसे आगे करता? ना माता पिता, ना भाई बहन। लोग अकेले लड़के को अपनी लड़की देने में कतराते हैं। आप बहुत अच्छे हैं साहब। वह कैसे? कल रात मुझे आप में अपनी माँ और पिता दोनों दिखाई दिए। क्या मेरी उम्र भी माता पिता की उम्र जैसी है? उम्र नहीं, गुण है आप में ऐसे। पहले मैं आपको केवल साहब की नज़र से देखती थी, और अब मैं आपको आदर की नज़र से देखती हूँ। रमेश ने दीपाली से कहा तो नहीं, लेकिन मन ही मन सोचा, प्यार की नज़र से तो कोई नहीं देखता, प्यार भी कहाँ होता तो अच्छा लगता, दिल को तसल्ली मिलती। अब दीपाली रोज़ काम करने आती। एक दिन रमेश ने पूछा, तुम्हारी माँ अभी तक नहीं आई? वो तो कब की आ चुकी है, लेकिन बीमार है। रमेश ने कई बार सोचा कि मेहरू को देखने जाए, लेकिन वह कभी भूल जाते तो कभी कोई और काम आ जाता। एक दिन घबराई हुई दीपाली रमेश के पास आई और बोली, साहब, माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, वह आपको बुला रही है। दीपाली की घबराहट से रमेश समझ गए कि बात गंभीर है। उन्होंने तुरंत तैयार होकर उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाया, और जैसे ही वह बताती गई वैसी उसी रास्ते पर मोटरसाइकिल घुमा देते। रमेश ने दीपाली के कहने पर एक छोटी सी गंदी बस्ती में कच्चे मकान के सामने मोटरसाइकिल रोकी। दीपाली ने उतरते हुए कहा, अंदर आइए साहब। रमेश ने अंदर जाकर देखा, मेहरू का शरीर बिल्कुल सूख चुका था। रमेश को देखकर उसके चेहरे पर खुशी तैर गई। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उठ न सकी। लेटी रहो, रमेश ने कहा। दीपाली अपनी माँ के पास बैठ गई। क्या हो गया है तुमको? तुम तो मायके गई थी। साहब, मेहरू ने उखड़ती सांसों के साथ कहा, डॉक्टर ने मुझे 1-2 दिन का मेहमान बताया है। मुझे अपनी बेटी की चिंता है, मेरे अलावा इसका कोई नहीं है, ना कोई संगे संबंधी, ना रिश्तेदार। इस घर में इसका अकेले रहने का मतलब है कि कभी भी आगे वह चुप रही, फिर थोड़ी देर बाद बोली, साहब, आपसे एक गुजारिश है। आप भले आदमी हैं, आप मेरी बेटी को अपना लीजिए, चाहे नौकरानी समझकर, चाहे फिर वह रुक गई। आप भी अकेले हैं, यह आपका घर संभाल लेगी। अपनी औकात से बड़ी बात कर रही हूँ, लेकिन मैं किसी और पर भरोसा भी नहीं कर सकती। आपको इसके भविष्य के लिए जो अच्छा लगे करना। मैं इसे आपके सहारे छोड़कर जा रही हूँ। और एक हिचकी के साथ मेहरू ने दम तोड़ दिया। दीपाली ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बस्ती के बहुत से लोग जमा हो गए। रमेश ने दीपाली को हौसला दिया। मेहरू का अंतिम संस्कार कराने के बाद वे उसे अपने साथ ले आए। मेहरू रमेश पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर चली गई थी। इस लड़की से वे क्या रिश्ता बनाए? उम्र का भी इतना बड़ा फासला है, कैसे इससे शादी कर ले? बिना शादी किए किस रिश्ते से रखे? लोग क्या कहेंगे? काम वाली बाई की इतनी कम उम्र की लड़की की गरीबी का फ़ायदा उठाकर शादी कर ली। फिर कानूनी तौर पर वह नाबालिग भी थी। बहुत सोच विचार के बाद रमेश ने दीपाली को गर्ल्स हॉस्टल में दाखिला दिला दिया। वह न केवल उस पर आकर्षित थी, बल्कि उसे उससे लगाव भी था। मना करने के बाद भी वह खाना बनाने आ जाती थी।
उनके और दीपाली के बीच बहुत सी बातें होती। एक तरह से रमेश उनके गार्जियन बन चुके थे। दीपाली अब 18 साल से ऊपर की हो चुकी थी। अपनी पढ़ाई में बिजी होने के चलते वह आ नहीं पाती थी। अब तो छुट्टी के दिन भी वह नहीं आ पाती थी। रमेश को लगा कि दीपाली अब उनसे कतराने लगी है। एक दिन एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। साहब, आप कैसे हैं? अरे कौन? दीपाली, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? रमेश ने पूछा। साहब, मैं ठीक हूँ, क्या आपको मैं पसंद नहीं? ऐसा क्यों पूछ रही हो तुम? तो फिर आपने शादी के लिए क्यों नहीं कहा? देखो दीपाली, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शादी ज़िंदगी भर का बंधन होता है और मैं तुमसे उम्र में भी बहुत बड़ा हूँ। तुम्हें बाद में परेशानी होगी, फिर क्या करोगी? मैं मैनेज कर लूँगी। आपके साथ मैं हमेशा खुश रहूँगी। एक लड़की को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? जो समस्या होगी वह हम दोनों की होगी। साहब, आप मन से सारे संकोच निकाल कर मुझे अपना लीजिए। तुम बालिग हो गई हो दीपाली, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारा स्वागत है। रमेश की मुरझाती हुई ज़िंदगी में फिर से बहार आ गई। शादी के इतने साल बाद भी दीपाली रमेश को साहब ही कहती है।